हेलो, मैं संजीव कुमार बिरोली, जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज। आज इस ऑनलाइन क्लास में हम, जैसा कि पीछे बोर्ड में लिखा हुआ है, सामान्य उद्देश्य, कॉमन ऑब्जेक्ट। पिछले दिनों हम लोगों ने जो पढ़ी वो था सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन, सेक्शन 34 के अंतर्गत। आज हम जो पढ़ेंगे सेक्शन 149 के अंतर्गत सामान्य उद्देश्य। सेक्शन 149 के अंतर्गत जिसमें सामान्य उद्देश्य की बात की गई है, उसे हम इस तरीके से जानेंगे। जिस तरीके से धारा 34 कहता है कि सृजनात्मक दायित्व है, उसी तरीके से दूसरी जो एक व्याख्या है वह 149 में है। दोनों करीब करीब मिलती जुलती है। 149 एक विशिष्ट स्पेशल एक क्राइम का निर्माण करती है, जो इस प्रकार से है। यदि अवैध सभा के किसी सदस्य द्वारा उस सभा के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अवैध सभा यहां पर कह रहा है, अवैध सभा के किसी सदस्य के द्वारा उस सभा के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए, यहां पर अवैध सभा तथा सामान्य उद्देश्य, इसे जानना जरूरी है। तभी हम 149 को अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि यह सामान्य उद्देश्य आखिर है क्या। सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई अपराध किया जाता है या उस सभा के सदस्य जानते थे, या उस सभा के सदस्य जानते थे का अर्थ ये माना जाएगा, ये मानना चाहिए कि सभा जो भी कहीं पर निर्मित होती है, जो अवैध सभा है, उस सभा के प्रकृति को देखते हुए यह जाना जा सकता है कि वह सभा क्या कार्य कर सकती है। सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई अपराध किया जाता है या उस सभा के सदस्य जानते थे कि उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसे अपराध को किए जाने की संभावना है। संभाव्यता के आधार पर भी जो सभा है वह अपराध कारित कर सकती है, ऐसा माना जाएगा। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसे अपराध को किए जाने की संभावना है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय उस सभा का सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा। 149 भी करीब करीब धारा 34 जो बात कहती है, उसी भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए सभा या कोई अवैध सभा जो किसी ऐसे कार्य को करने के लिए उद्वेलित हो जिसे अपराध की संज्ञा दी गई है, उसको रोकने के लिए यह जरूरी जान पड़ा है। 149 में उन्हीं उद्देश्यों को शामिल किया गया है। अब यहां पर 149 में जो बातें बताई गई हैं, उससे यदि हम सेक्शन में जो परिभाषा बताई गई है उसके आधार पर देखें तो 149 में जो बातें बताई गई हैं वह विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी होगा। यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे, तो उस सभा के प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के किए जाने के समय जमाव का सदस्य थे, अपराध के दोषी होंगे। इसके साथ ही इसमें जो बातें बताई गई हैं उसके आधार पर हमें अवैध सभा की जो परिभाषा है उसे जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना अवैध सभा को जाने हम
149 में जो सामान्य उद्देश्य की बात की गई है वह हम समझ नहीं पाएंगे। 149 में जिस सामान्य उद्देश्य की बात की गई है तथा अवैध सभा की जो बात की गई है, उन्हीं अवैध सभा के तत्वों के आधार पर ही हम 149 में जो बातें बताई गई हैं उसको हमें समझना है। उसके अलावे किसी भी दूसरे संदर्भ में अवैध सभा को हम नहीं जानेंगे, ना ही उस सामान्य उद्देश्य को हम जानेंगे। तो 141 के तहत जो बातें बताई गई हैं उसे यहां पर आपको बताया जा रहा है। 141 के अंतर्गत जो विधि विरुद्ध जमाव की बात की गई है, जिसका जिक्र 149 में किया गया है, वह इस प्रकार से है। 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनसे वह जमाव गठित हुआ है सामान्य उद्देश्य हो। 149 में जो एक भीड़ या तो जमाव की बात की गई है वह 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई होनी चाहिए। 5 या 5 से कम व्यक्तियों का नहीं। 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनसे वह जमाव गठित हुआ है सामान्य उद्देश्य हो, जिसके अंतर्गत जो 5 एलिमेंट हैं उसे इस तरीके से समझना चाहिए। उन्हीं के अंतर्गत ही 149 में जो बातें बताई गई हैं, जो विधि विरुद्ध जमाव है वह किया जाता है, तभी हम यह मानेंगे कि वह एक सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत किया जा रहा है। 141 में सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत जो किए गए कार्यों का वर्णन किया गया है, उन्हीं के अंतर्गत यदि कोई कार्य होता है तभी हम 149 में उन सारे चीजों को हम समझ पाएंगे, उन्हीं सारे चीजों को उसमें शामिल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। पहला इसमें कहता है केंद्रीय सरकार को या किसी राज्य सरकार को। यहां पर 141 में जो विधि विरुद्ध जमाव की एक बात की गई है जिसमें केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को शामिल किया गया है। केंद्रीय सरकार के विरुद्ध या राज्य सरकार के विरुद्ध अर्थात संसद को या किसी राज्य के विधानमंडल को, अर्थात यहां पर जो संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को शामिल किया गया है, या किसी लोक सेवक को, पब्लिक सर्वेंट को, जबकि वह ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो। अर्थात वह जो एक लोक सेवक है वह उस समय जब वह सर्विस में हो, जब सेवा में हो, ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो आपराधिक बल के द्वारा, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा आपराधिक बल के द्वारा, आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा आतंकित करना, आपराधिक बल के प्रयोग के द्वारा वैसे किसी लोक सेवक को आतंकित करना। दूसरा, किसी विधि के या किसी वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना, किसी विधि के आदेश का या किसी वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना। अर्थात सरकार के द्वारा यदि कोई वैसी नोटिफिकेशन आई हो जिसका अनुपालन कोई एक पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवक कर रहा हो और उस लोक सेवक के कार्यों में, विधि के निष्पादन में वह जो कार्य कर रहा हो वह 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा यदि विरोध किया जाता है तो वह अवैध सभा का निर्माण करती है, उसे अवैध सभा की संज्ञा दी जाएगी। तीसरा, किसी रिष्टि या आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध करना, किसी रिष्टि, मिसचीफ या आपराधिक अत्याचार, क्रिमिनल ट्रेसपास या कोई अन्य अपराध करना। ये सारी चीजें, जैसे अपराध भी स्वयं में ही अपराध है, वह किसी भी तरीके से सही सिद्ध नहीं किया जा सकता है। किसी रिष्टि या आपराधिक अत्याचार, क्रिमिनल ट्रेसपास। चौथा, किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा, आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा, किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल या तो आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा किसी संपत्ति का कब्जा लेना। किसी व्यक्ति पर, यहां पर व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवक कोई नहीं, किसी व्यक्ति पर
आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा किसी संपत्ति का कब्जा लेना, उसके कब्जे में जो संपत्ति है उस पर कब्जा लेना, उसे प्राप्त करना, या किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपभोग से, कोई एक व्यक्ति किसी भी मार्ग का उपभोग करता हो और उसमें यदि रुकावट पैदा की जाए, मार्ग के अधिकार के उपभोग से या जल का उपभोग करने से जो उसका अधिकार है, या अन्य अमूर्त अधिकार से जिसका वह कब्जा रखता हो या उपभोग करता हो, रोकना, वंचित करना किसी अधिकार या अनुमति जो उसे मिला है अधिकार को प्रवर्तित करना, उसमें परिवर्तन करना। या पांचवा, आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा किसी व्यक्ति को वह करने के लिए जिसे वह करने के लिए वैध रूप से आबद्ध ना हो, या उसका लोभ करने के लिए जिसे वह करने का वैध रूप से हकदार हो, विवश करना। यहां पर लोक सेवकों को भी यदि वैसा कार्य करने के लिए विवश करना या अवैध लोभ करवाना, क्योंकि विधि के द्वारा उसे यदि कोई अधिकार दिया गया है, उसे यदि कोई कर्तव्य दिया गया है, उस कर्तव्य के निष्पादन में यदि कोई रुकावट पैदा की जाए, वह अवैध लोभ हो जाएगा। वहीं किसी सामान्य व्यक्ति के कार्यों में बाधा देना, आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा किसी व्यक्ति को वह कार्य करने के लिए विवश करना, आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा किसी सामान्य व्यक्ति को कोई भी वैसा कार्य करने के लिए विवश करना जिससे कि वह कार्य करने के लिए आबद्ध नहीं हो। 141 का उद्देश्य 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा इसमें वर्णित किसी एक कार्य को करने के लिए आपराधिक बल के प्रयोग को रोकना है। 141 में जो आपराधिक विधि विरुद्ध जमाव की जो बात की गई है, वह 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, जिस तरीके से व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी, स्वाभाविक सी बात है वह जो भी भीड़ रहेगी उसकी जो गंभीरता होगी आपराधिक कार्यों के प्रति वह ज्यादा बढ़ती जाएगी। उसी को रोकने के लिए ही 141 का तथा 149 का यहाँ पर जिक्र किया गया है। उन्हीं सारे तत्वों को इसमें शामिल किया गया है। प्राचीन काल में व्यक्तियों का जमाव मात्र ही समाज के लिए खतरनाक माना जाता था, अतः उसे अवैध माना जाता था, किंतु बाद में लोकतंत्रीय समाज के विकास के साथ व्यक्तियों का जमाव आवश्यक हो गया। व्यक्तियों का जमाव यदि वैध प्रयोजन के लिए है तो उसे दंडित नहीं किया जाता, मात्र जमाव तभी दंडित होगा जब उसका जो प्रयोजन है वह अवैध हो। अतः उन अवैध उद्देश्यों को जो किसी जमाव को अवैध बनाते हैं परिभाषित करना आवश्यक हो जाता है। जब अवैध जमाव के उद्देश्य को अंतरित कर दी जाती है, इस धारा के अंतर्गत अपराध के लिए आवश्यक है अपराध कार्य करने के प्रयोजन से कई व्यक्तियों का एक होना तथा प्रयोजन के लिए मतैक। दांडिक अपराध के भिन्न स्वयं एक अपराध है जिसे करने वे सहमत होते हैं। इस तरीके से जो विधि विरुद्ध जमाव की बात 149 में कही गई है, जिसकी परिभाषा 141 में विधि विरुद्ध जमाव के अंतर्गत कही गई है, उसके जो मुख्य तत्व हैं वो इस प्रकार से हैं। आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसी एक को आतंकित करना। वे जो 5 बिंदु हैं, 5 बिंदुओं के अंतर्गत किसी एक को आतंकित करना, जैसे केंद्र तथा राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, संसद या किसी लोक सेवक को। दूसरा, किसी विधि या विधिक आदेश के निष्पादन का प्रतिरोध करना, रिष्टि या आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध करना। चौथा, आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा किसी संपत्ति पर कब्जा लेना, किसी व्यक्ति को उसके अमूर्त अधिकार से वंचित करना,
किसी अधिकार या अनुमानित अधिकार को प्रवर्तित करना, किसी व्यक्ति को आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा वह कार्य करने के लिए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध नहीं है, या उस कार्य का लोप करने के लिए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार है, विवश करना। इसमें जो 5 बिंदु बताए गए हैं उन्हीं को 149 में संदर्भित किया गया है। उन्हीं के अंतर्गत ही जो एक सामान्य उद्देश्य है उसकी चर्चा की जानी है। 141 में जो बातें सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत की गई हैं उनके अलावे किसी अन्य कार्य को सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। इसके अंतर्गत जो कुछ समझने की बात है वह यह है 149 के अंतर्गत अपराध का सारभूत तत्व, कई व्यक्तियों की एक सभा है जो किसी भी दशा में 5 से कम नहीं होनी चाहिए, जिनका सामान्य उद्देश्य 141 में वर्णित उद्देश्यों में से एक होनी चाहिए। इसी कारण से पहले भी आपको बताया जा रहा था कि 141 में जो उद्देश्य हैं उनके अलावे कोई अन्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सामान्य उद्देश्य जानने के लिए सभा की प्रकृति, हथियारों का प्रयोग तथा घटनास्थल पर इससे पूर्व सभा का आम व्यवहार आदि बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा जो एक अवैध सभा का निर्माण होता है, जिसका उद्देश्य 141 में बताई गई है, उसके उद्देश्य को इस तरीके से जाना जा सकता है। सभा की प्रकृति क्या थी और उस सभा में जो भी व्यक्ति हैं उनके हाथों में किस तरीके के हथियार थे, या जिस स्थान पर वह सभा हो रही थी उस स्थान पर जो भी साधन होंगे उनका प्रयोग किस तरीके से खतरनाक रूप से हथियार के रूप में किया जा सकता था, तथा घटना स्थल पर इससे पूर्व सभा का आम व्यवहार। कहीं पर भी यदि कोई अवैध सभा निर्मित होती है तो सभा के पूर्व उस सभा का जो एक नेचर था, प्रकृति था, उसे भी जानना उद्देश्य के लिए बहुत जरूरी है, तथा सभा के पूर्व आम व्यवहार आदि बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यह एक बहुत ही अहम चीज है कि किस तरीके से किसी भी सभा, जो अवैध सभा का निर्माण होता है, उसका उद्देश्य जानेंगे। तो इसके लिए कह रहा है कि सभा की प्रकृति क्या थी तथा सभा में जो भी लोग थे उनके हाथों में किस तरीके के हथियार थे, या तो जिनका प्रयोग हथियार के रूप में किया जा सकता था। जैसे इसके अंतर्गत एक केस रणबीर यादव बनाम बिहार राज्य, इसमें हम देख सकते हैं, जिसमें
एक जाति विशेष के लोगों ने गोला बारूद से लैस होकर एक दूसरे जाति विशेष के लोगों को समूल नष्ट करने के लिए सामूहिक रूप से एक गांव पर आक्रमण कर दिया था। यहां पर जो एक अवैध सभा का निर्माण होता है, जो निर्माण हुआ है, उस सभा का जो एक आचरण है तथा उनके द्वारा जिस तरीके के हथियारों का प्रयोग किया गया यहाँ पर यही कहता है कि गोला बारूद से लैस होकर, स्वाभाविक सी बात है, गोला बारूद यदि उनके पास होगा तो उसका प्रयोग वे खतरनाक प्रकृति से कार्यों के रूप में ही करेंगे। लोगों के समूल नष्ट करने के लिए सामूहिक रूप से एक गांव पर आक्रमण कर दिया। अपीलार्थियों के विरुद्ध सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत लूट, आगजनी, हत्या तथा अपराध से संबंधित तथ्यों को नष्ट करने संबंधी पर्याप्त साक्ष्य थे। स्वाभाविक सी बात है, यह निर्णय दिया गया कि अवैध सभा द्वारा किए गए कृत्यों के लिए सभी समान रूप से दोषी थे। धारा 149 अवैध सभा के समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी सदस्य द्वारा कृत आपराधिक कार्य के लिए सभी सदस्यों के संयुक्त दायित्व को निर्मित करती है। इस धारा के आवश्यक तत्व हैं जो कि इससे पहले आपको बताया गया था। 141 में परिभाषित अवैध सभा अवश्य होनी चाहिए, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा वह अवैध सभा निर्मित होनी चाहिए तथा जो उद्देश्य तो जिन कार्यों का वर्णन 141 में किया गया है उन कार्यों से अलग कोई कार्य नहीं होना चाहिए। जो 5 बिंदुओं के अंतर्गत जो बातें बताई गई थी, अपराधकृत ऐसी सभा के सदस्य द्वारा किया जाना चाहिए, अर्थात जो एक सभा का निर्माण हो रहा है उन सभा के सदस्यों के द्वारा ही वैसा कार्य किया जाना चाहिए जो आपराधिक कार्यों के अंतर्गत आता है। अपराधकृत अवैध सभा के समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाए। अपराधकृत अवैध सभा के समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाए या जिसे समान उद्देश्य की पूर्ति में किए जाने की संभावना रही हो। चौथा, सभी सदस्य स्वेच्छा पूर्वक अवैध सभा में सम्मिलित हुए तथा वे सब उस सभा के समान उद्देश्य को जानते थे। 149 के तहत जो और कुछ चीजें जाननी जरूरी है वह यह है कि अपराधकृत ऐसी सभा के सदस्य द्वारा ही किया जाना चाहिए जो अवैध सभा के सदस्य थे, जो सक्रिय रूप से थे, उन्हीं के द्वारा वैसा जो एक संभावित कार्य है वह किया जाना चाहिए। अपराधकृत अवैध सभा के समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाए। कोई भी सभा कहीं पर यदि बनती है तो समान जो उद्देश्य होता है, जो 141 में की गई बातें हैं तथा 141 में की गई बातों के अंतर्गत उनको पूरा करने के लिए जो की जाए उसी को हम यहां सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए समझेंगे। जिसे सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में किए जाने की संभावना रही हो। जो 141 में बातें बताई गई हैं, जिन विषयों का वर्णन किया गया है, जिन कार्यों का वर्णन किया गया है, उनको पूरा करने के क्रम में यदि इन सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के क्रम में कुछ कार्यों के करने की संभावना बनती है, सभी सदस्य स्वेच्छापूर्वक अवैध सभा में सम्मिलित हुए तथा वे सब उस सभा के समान उद्देश्य को जानते थे। जो भी सभा का निर्माण करते हैं उन सारे लोगों को यह पता होना चाहिए कि वह जो एक अवैध सभा का निर्माण किया, उस व्यक्ति को या तो उन व्यक्तियों को भी वह पता होना चाहिए। अर्थात 149 में जो सभी सदस्य स्वेच्छापूर्वक अवैध सभा में सम्मिलित हुए तथा वे उस सभा के समान उद्देश्य को जानते थे, इसका अर्थ यही है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अवैध सभा का सदस्य स्वेच्छा से बनता है तो यह जो स्वेच्छा है उसके कार्यों की प्रकृति तथा उसका व्यवहार, उसके साथ ही यह जाना जा सकता है कि उसने उस सभा के उद्देश्य को पहले से जान रहा था। उस व्यक्ति के द्वारा सभा का उद्देश्य पहले से जाना गया था। इसका अर्थ यही है कि 149 सामान्य व्यक्तियों से यह अपेक्षा करती है कि कहीं पर भी यदि कोई अवैध सभा
का निर्माण होता है जो कि किसी ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयासरत है जो 141 में कहे गए विषय हैं, तो वह स्वयं को वैसे भीड़ से अलग कर ले ताकि उस भीड़ का सदस्य बनने से वह बच जाए और वह वैसे आपराधिक कार्यों में अपने आप को शामिल न करा ले। कुछ वादों के माध्यम से न्यायालय ने भी यह कहा है कि कई बार ऐसे भी उदाहरण दिखते हैं कि कोई भीड़ किसी रास्ते से जा रही हो जो कि अवैध सभा का निर्माण किए हुए हो, जो कि 141 के तहत जो विषय बताए गए हैं उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जा रही हो, और उस रास्ते के इर्द गिर्द बहुत से राहगीर आते जाते भी होंगे। यदि कोई वैसी अवैध सभा वहां पर निर्मित हुई है, उस क्रम में जब गिरफ्तारियां होती हैं तो ऐसे भी लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं जो कि दोषी नहीं हैं, जो कि उस उद्देश्य को नहीं जानते हैं। क्योंकि यह प्राथमिक कार्य है गिरफ्तार किया जाना, लेकिन जब विचारण होता है तब न्यायालय से अपेक्षा की जाती है, न्यायालय यह भी कहती है कि वैसे लोगों को बहुत सूक्ष्मता से निरीक्षण करने की आवश्यकता है कि कोई दोषी व्यक्ति गिरफ्तार न कर लिया जाए, वह भी उस अवैध सभा का कोई एक सदस्य के रूप में न गिरफ्तार कर लिया जाए। इससे स्पष्ट है कि सभा में उपस्थिति मात्र तथा सामान्य उद्देश्य में भागीदार होना ही व्यक्ति को किए हुए अपराध के लिए उत्तरदायी बना देता है, यद्यपि उसका अपराध कृत्य को करने का ना तो आशय ही था और ना उसने कुछ कार्य ही किया था। रणवीर यादव नाम बिहार राज्य के केस में न्यायालय का जो एक निर्णय है, जो विचार है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्पष्ट है कि सभा में उपस्थिति मात्र तथा सामान्य उद्देश्य में भागीदार होना ही व्यक्ति को किए हुए अपराध के लिए उत्तरदायी बना देता है, यद्यपि उसका अपराध कृत्य को करने का ना तो आशय ही था और ना उसने कुछ कार्य ही किया था। यदि उस अवैध सभा का कोई एक व्यक्ति सदस्य हो जाता है तथा उस अवैध सभा के उद्देश्य को जान रहा है, तो उससे अपेक्षा विधि यही करती है कि अपने आप को उस अवैध सभा का हिस्सा न माने और वह अपने आप को अलग कर ले। 149 विशिष्ट अपराध निर्मित करती है, जिसके लिए दंड इस पर आधारित है कि जैसा अपराध कृत्य किया गया है, एक बार अवैध सभा की सदस्यता निश्चित हो जाने पर फिर यह जानना जरूरी नहीं रह जाता कि अपराध कृत्य वास्तव में किसने किया है। यदि कोई एक व्यक्ति किसी अवैध सभा का सदस्य बन जाता है, वैसी परिस्थिति में अवैध सभा के किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी आपराधिक कार्य उस व्यक्ति को भी उतना ही दोषी बना देती है। एक बार अवैध सभा की सदस्यता निश्चित हो जाने पर कोई एक व्यक्ति यदि किसी अवैध सभा का सदस्य हो जाता है, तब फिर यह जानना जरूरी नहीं रह जाता कि अपराधकृत वास्तव में किसने किया था। यदि धारा के उपर्युक्त सारभूत तत्व पूर्ण रूपेण विद्यमान नहीं है, तो सृजनात्मक दोषिता तथा अपराधिता धारा 149 के तहत उत्पन्न नहीं होती और अभियुक्त केवल अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए ही उत्तरदायी होगा। यदि कोई एक व्यक्ति जो उस अवैध सभा का सदस्य है, वह कोई वैसा कार्य करता है जो कि 141 में की गई बातों से अलग है, उन विषयों से अलग है, उन उद्देश्यों को पूरा नहीं करता है, तो वह उन कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। और एक केस का यहां पर वर्णन देना बहुत जरूरी जान पड़ रहा है।
केस का नाम है महारानी बनाम साबिद अली। सामान्य उद्देश्य की पूर्ति शब्दों को सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए शब्दों का अर्थ सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के विचार से जैसे अर्थ में समझा गया था, यानी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए शब्दों का अर्थ सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के विचार पूर्वक लगाया गया। न्यायालय ने इस वाद में यह भी कहा कि धारा 149 के तहत सभी सदस्यों को सभा के उद्देश्य का ज्ञान आवश्यक है। जो भी व्यक्ति उस अवैध सभा के सदस्य होंगे, उन्हें उस सभा का जो एक उद्देश्य है उसे जानता हुआ होना चाहिए। उद्देश्य का ज्ञान आवश्यक है तथा अवैध सभा के सदस्य द्वारा किया गया आकस्मिक या बिना पूर्व नियोजित कृत्य सभी सदस्यों को उत्तरदायी नहीं बना देता, जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि सभी सदस्यों को अपराध कृत्य को किए जाने का ज्ञान था या वे जानते थे कि सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में ऐसे अपराधों को किए जाने की संभावना थी। कोई भी 141 के तहत जो अवैध सभा का निर्माण होता है, जिसमें उन विषयों का वर्णन किया गया है, 149 के तहत जो सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए गए कार्य हैं, उसमें सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए अवैध सभा के प्रकृति को देखते हुए जो संभावित कार्य हैं, उसे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि इस तरीके के हथियार रहे होंगे तो वह अवैध सभा निम्नलिखित या तो बहुत सारे कार्यों में जो निम्नलिखित कार्य हैं वह कर सकती है, संभावना। दूसरे अन्य वाद में कई व्यक्तियों ने प्राणघातक हथियारों से सुसज्जित होकर पुलिस थाने पर आक्रमण किया था। केसी मैथ्यू बनाम स्टेट ऑफ ट्रेवेनकोर के केस में कहा गया था कि कई व्यक्तियों ने प्राणघातक हथियारों से सज्जित होकर पुलिस थाने पर आक्रमण कर दिया था 2 व्यक्तियों को छुड़ाने के लिए, और यह रात के समय हुआ था और 2 बजे रात में छापा मारा था। छापे के दौरान की गई 2 पुलिस कांस्टेबल की हत्या के लिए धारा 302/149 के तहत अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट का केस है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो व्यक्ति हैं अर्धरात्रि के सन्नाटे में, देखिए समय है ये अर्धरात्रि के सन्नाटे में 2 बजे रात, लाठी तथा बंदूकों से सज्जित होकर, लाठी तथा बंदूकों से सज्जित, और वो 2 बजे रात को, और वह भी थाने में, जब पुलिस के अधिकार से किन्हीं अपराधियों को छुड़ाने जाते हैं तो संभावना क्या क्या बनती है, इसे समझना चाहिए, और आम व्यक्ति इसे समझ भी सकता है। तो यह नहीं कहा जा सकता कि वे रक्षकों या पहरेदारों के प्रतिरोध से छुटकारा पाने के लिए हिंसा के प्रयोग के बिना एकत्र हुए हैं। अर्थात जब वे 2 व्यक्तियों को थाने से छुड़ाने के लिए जाएंगे तो उन्हें पहले से यह पता होना चाहिए सामान्य व्यक्तियों को कि जो भी पहरेदार होंगे उनके साथ उनकी लड़ाई होनी स्वाभाविक सी बात है। अब धारा 149 केवल उन्हीं अपराधों में लागू नहीं होती जो सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, बल्कि उनमें भी लागू होती है जिन्हें सभा के सदस्य जानते थे कि किए जाने की संभावना है। अर्थात जो एक केसी मैथ्यू बनाम स्टेट ऑफ ट्रेवेनकोर 1956 का केस है, उस केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि अवैध सभा का जो चरित्र है या नेचर है या प्रकृति है, हिंसक है तथा ऐसे हथियारों से वह लैस है, तो संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, उन सारे कार्यों को भी व्यक्तियों को जानना चाहिए या संभावना उनके द्वारा व्यक्त किया जाना चाहिए कि ये कार्य वैसे परिस्थिति में किए जा सकते थे। उसी प्रकार जब लोग प्राणघातक अस्त्रों से सुसज्जित होकर
दूसरे से बलपूर्वक भूमि का आधिपत्य लेने जाते हैं तथा संघर्ष के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सभी को धारा 302/149 के अंतर्गत दोषी ठहराया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त के आचरण से यह प्रतीत होता है कि अवैध सभा के सदस्य हर हालत में बलपूर्वक भूमि का आधिपत्य ग्रहण करने को तैयार थे। अभियुक्तों का आचरण जो 149 के तहत जो 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जो एक अवैध सभा का निर्माण होता है, उसके आचरण के आधार पर जो भी कार्य संभावित होंगे उसे भी जाना जा सकता है। बलपूर्वक भूमि का आधिपत्य ग्रहण करने को तैयार थे तथा हत्या को सामान्य उद्देश्य से तत्काल संबंधित अवश्य ही माना जाना चाहिए। बलपूर्वक जब किसी भूमि को अधिग्रहण करने के लिए जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है दूसरा पक्ष था ये पक्ष दोनों में प्रतिरोध की भावना के तहत कार्रवाई की जाएगी और उस कार्रवाई के अंतर्गत स्वाभाविक सी बात है हत्या भी हो सकती है। इसलिए मामला 149 के तहत आ जाता है तथा सभी हत्या के दोषी होंगे यदि उन परिस्थितियों में जहां पर व्यक्ति ने घायल होने के पश्चात आगे लड़ाई में भाग नहीं लिया, बीच में ही उसे लगा कि वह घायल हो गया है और उस लड़ाई में भाग नहीं लिया, उसके बाद ही दूसरे दल के एक सदस्य की हत्या कर दी गई, तो ऐसे व्यक्ति के अवैध सभा की सदस्यता समाप्त हुई मानी जाएगी और उसे 149 के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अवैध सभा का निर्माण तो हुआ, कुछ दूर तक वह व्यक्ति गया, लेकिन जो एक मुख्य घटना घटती है उसके पूर्व ही वह किसी कारण से उस अवैध सभा से अपने आप को हटा लेता है, तो उस व्यक्ति को दोषी नहीं माना जाएगा। वहीं पर और एक केस है, ये 1977 का केस है, मूसा खान बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस वाद में कहा गया कि जब तक सभा के सामान्य उद्देश्यों की भागीदारी का पर्याप्त साक्ष्य ना हो, सभा के सामान्य उद्देश्यों की भागीदारी का साक्ष्य ना हो, तब तक अवैध सभा में उपस्थिति मात्र जैसे पास में खड़े हो जाने से किसी को उस सभा का सदस्य नहीं माना जा सकता। यह बहुत जरूरी चीज था कि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ साधारण सामान्य व्यक्ति किसी कारणवश किसी अवैध सभा के हिस्सा हो जाते हैं, जबकि वे उस अवैध सभा का उद्देश्य तथा प्रकृति भी नहीं जानते होते हैं। ऐसी उपस्थिति में निर्दोषिता तथा अज्ञानता काफी महत्वपूर्ण है, अर्थात उस व्यक्ति की निर्दोषिता सिद्ध करने के लिए उसकी अज्ञानता का परीक्षण किया जाएगा जो कि तथ्यों पर आधारित होता है। अतः न्यायालय को यह देखना चाहिए कि अपराध कृत्य के संबंध में व्यक्ति का योगदान क्या था, अर्थात उस व्यक्ति ने उस अवैध सभा के समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना किस तरीके से योगदान दिया था। अबोध व्यक्ति दंडित न किया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है। जानकारी की परिकल्पना इस बात से की जा सकती है कि अपराध कृत्य के बाद भी वह व्यक्ति उस अवैध सभा का सदस्य तो नहीं बना रहा। कोई भी यदि अपराध कृत्य किसी अवैध सभा के द्वारा अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है, उसके उपरांत उस एक व्यक्ति का जो आचरण है उसे भी देखा जाना बहुत जरूरी है। और यदि वह उस अवैध सभा का लगातार हिस्सा या तो उसमें रुचि लेता रहता है, तो स्वाभाविक सी बात है उस व्यक्ति को भी उस कार्य में समान उद्देश्य में समान भागीदारी माना जाएगा।